बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब में, जहां हाइपरटेंशन डे जो है वो मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज़ के बारे में आगाही फ़राहम करना है। ख़ास तौर पे ये मर्ज़, इस मर्ज़ को कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके आज़ा को मुतासिर कर देता है और इंसान को उस वक्त पता चलता है कि जब आज़ा फ़ेल हो चुके होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है। आज हमारे साथ माहिर इमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान साहब मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, इससे कबल आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में थे। इनसे गुफ्तगू का अपना आगाज़ करते हैं कि आया कि इस दिन को जो मनाया जाता है इसकी क्या अहमियत है और लोगों को अवेयरनेस के हवाले से किस तरह के पैगाम दिए जाते हैं कि लोग इसके बारे में आगाही फराहम हो लोगों के, आया कि ये मर्ज़ क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे ये बताएं कि इस दिन की, हाइपरटेंशन डे जो मनाया जाता है 17 मई को आलमी दिन, तो इसके हवाले से इसकी अहमियत क्या है और इस दिन का ख़ास मैसेज आपका क्या होगा? देखिए, दिन और भी डिजीज़ के लिए मनाए जाते हैं और जो दिन मनाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट किया जाए और एक दिन सेपरेट इसलिए किया जाता है ताकि सारी दुनिया में एक दिन पर फोकस किया जा सके और उसको समझा जा सके कि ये प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम तकरीबन 220 मिलियन लोग हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रेवलेंस जिसे हम कहते हैं डिज़ीज़ की, जिसमें हाइपरटेंशन डिफरेंट पॉपुलेशंस में है, तो हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं जिनको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जो तकरीबन 19 साल की उम्र तक जाते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की अगर प्रेवलेंस दी जाए तो तकरीबन 1/4 है, 1/4, यानी कि हर चौथा बच्चा जो है उसमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आ रहा है। और बड़ों में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके बीच में तकरीबन 46 to 50% प्रेवलेंस है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। इसके लिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर का डे भी नहीं, बल्कि एक डे नहीं, वीक, मंथ्स भी मनाए जाएँ और एवरी डे को लेके चला जाए। ब्लड प्रेशर ख़ुद एक मर्ज़ नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर है जो अगर चलता रहता है तो फिर लॉन्ग रन में जाके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जैसे हम स्ट्रोक हो गया, फालिज जिसे कहते हैं, हार्ट अटैक का हो जाना, इसका हिस्सा इसकी वजह से, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आती हैं। और वो अब हम देख ही रहे हैं, हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया, स्ट्रोक इतना कॉमन हो गया, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, और देखिए ये पाकिस्तानी में नहीं, अमेरिका में ये चीज़ उन्होंने दिखाई है। कुछ दिहाई पहले उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, रिस्क फैक्टर्स को, कर लिया था कंट्रोल, लेकिन फिर चूँकि वहाँ खुराक बहुत मिलती है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो बहुत कॉमनली वहाँ आना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से जो उनका प्रेवलेंस या इंसिडेंस है फिर बढ़ना शुरू हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो इसलिए हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो इस दिन के मुनासबत से आज मैं आपसे कहूँगा वो सेल्फ़ अवेयरनेस है कि जितनी, अगर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर एक इस किस्म का मोहलिक मर्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, मोहलिक कंडीशन है या हालत है, उसकी अवेयरनेस अपने इर्द गिर्द के लोगों में फैलाएं, पढ़ें उसके बारे में। अब तो यूट्यूब और इतनी बहुत अच्छी लेवल की इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चलती है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में, और ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चों में, हम लोग डाइट गलत देते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। ये 60-70% से भी ऊपर चला जाएगा अगर हमने आज इसको कंट्रोल नहीं किया। तो सेल्फ़ अवेयरनेस और ब्लड प्रेशर के बारे में जानना, और ब्लड प्रेशर की अवेयरनेस होगी तो हम कंट्रोल कर सकेंगे। इस वक्त कंट्रोल जो है वो बहुत ही ख़राब है। और आज मैं एक टॉक दूंगा, उसमें मैंने ये शो किया है, रिसर्च वर्क हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन में अवेयरनेस जो है, जैसे अगर मर्दों में 20% है तो ख़वातीन में 60% अवेयरनेस नहीं है। 60%। और ख़वातीन जो हैं चूँकि घर का न्यूक्लियस होती हैं, उनके इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, वो खुराक बनाती हैं, वही खुराक हस्बैंड को मिलती है जो कि प्रोवाइडर है, जो हर मतलब कि हमारे जो कन्वेंशनल हाउस होल्ड्स होते हैं, घर से बाहर जाता है, नौकरी करता है, शहर से बाहर जाता है, तो खातून जो घर की खातून है उसका बहुत ज़्यादा रोल इसमें होता है। और उसमें उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में एक स्टडी भी हुई है, कोबरा ट्रायल, जिसके बीच में उन्होंने ये दिखाया है कि
अगर आप घरों में जाएं और वहाँ जाके इंटरवीन करें नॉलेज के हिसाब से और ब्लड प्रेशर की आगाही दें और उस आगाही की बेस पर आइडेंटिफाई करें किन किन को ब्लड प्रेशर है और वो जाएं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स जो हैं वो एक गाइडलाइन के हिसाब से एविडेंस के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, तो इससे आप सिर्फ आगाही पैदा करने से ब्लड प्रेशर नीचे ला सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अवेयरनेस, और वो भी घर में और घर के अतराफ़ में, नेबरहुड में जिसे हम कहते हैं, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े बाद दोबारा हम हमारे साथ और भी माहिरीन सेमिनार में मौजूद होंगे। आगाही सेमिनार है हाइपरटेंशन डे के हवाले से, तो हम और भी अपने माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे कि आया कि इस मर्ज़ से किस तरह बचा जाए या इस मर्ज़ को की रोकथाम के लिए क्या काम किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इस मर्ज़ में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक है कि ये मर्ज़ जो है वो नौजवानों में भी देखा जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम सेंट्रल ओबेसिटी की बात करें तो सेंट्रल ओबेसिटी हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, एशियाई मुल्क में ख़ास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि ज़ियाबतीस का मर्ज़ और हाइपरटेंशन का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ माहिर इमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर ख़ावर काज़मी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आया कि जो बुलंद फ़िशार खून है इसका मर्ज़ दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है। अगर हम बात करें दुनिया भर में भी इस मर्ज़ में इजाफ़ा हुआ है, 1 अरब से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो इसका शिकार हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर 3 में से 1 फ़र्द बुलंद फ़िशार खून यानी ब्लड प्रेशर का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम के हवाले से। आलमी यौम बुलंद फ़िशार खून, सर मुझे बताएं कि अगर हम गुज़श्ता 3 सालों की बात कर लें तो बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है इन मरीज़ों में। अगर हम कोरोना की बात करें 2019 की, 2020 की, तो लोग बहुत टेंस रहे, बहुत लोगों हुदूद मतलब उनकी एक कायम हो गई कि वो इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते, या काफ़ी लोग ज़्यादातर जॉबलेस भी हुए, काफ़ी चीज़ें ये देखी गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वजूहात में ये शामिल है कि एक 2 साल 3 साल एक बड़ा टेंस रहा? जी बहुत शुक्रिया शाहीन। पहले तो मेरे ख्याल एक चीज़ बहुत क्लियर करनी चाहिए कि ये बुलंद फ़िशार खून को इंग्लिश में हाइपरटेंशन कहते हैं और हाइपरटेंशन अब ज़्यादा आम लफ्ज़ है जो इस्तेमाल में आता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि बुलंद फ़िशार खून का क्या मतलब। सही। तो आई थिंक हाइपरटेंशन ही को अगर हम लें तो उसमें पहली चीज़ ये क्लियर करने की ज़रूरत है जो आपके सवाल से मुतल्लिक है कि टेंशन होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, वो टेंशन बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। सही। हाइपर टेंशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म में अंदर ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे नहीं, मुसलसल मुतवातर बढ़ा रहता है। सही। तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और वक्ती तौर पे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कोई नुकसान नहीं करता है। ये कई सालों तक मुसलसल बढ़ा रहे ब्लड प्रेशर तो उससे जिस्म में नुकसान होता है। तो जो ये आपका सवाल है कि ये जो पिछले दिनों में हालात रहे हैं और आजकल के जो हालात हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, तो क्या इसकी वजह से इसमें शामिल होना चाहिए? शायद कुछ हद तक, लेकिन ये बड़ी वजह नहीं है। सही। वक्ती स्ट्रेस जो है हाइपरटेंशन की वजह नहीं बनता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में ही एंग्जाइटी और वो बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी वजह शामिल हो सकती है। लेकिन जो बड़ी वजह है वो है जो हम मुसलसल जिक्र करते रहते हैं, वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, जिसमें खुराक भी शामिल है, चलना फिरना, नई एक्सरसाइज का ना होना और मोटापा।
सही। ये तीनों चीजें जो है ये बहुत इसमें शामिल हैं। तंबाकू भी कुछ हद तक, लेकिन बेसिकली ये 3 वजह हैं: वजन का ज्यादा होना, चलना फिरना नहीं, और खुराक का मुनासिब ना होना। सही। सर, नींद, क्या हम नींद भी कह सकते हैं एक फैक्टर है कि लोग रातों को अब सोते नहीं हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नौजवानों में हम देख रहे हैं कि वो रात को फास्ट फूड खाते हैं, फिर वो रात को मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं और नींद प्रॉपर रात की नहीं लेते, सुबह के वक्त सो रहे होते हैं और दिन के वक्त सो रहे होते हैं। जी, ये बिल्कुल सही का बात है। ये जो मसला है हमारा आजकल जो साइकिल चेंज हुआ है, तो आई थिंक इसमें नींद का ना होना, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने एक जिस्म का साइकिल बनाया है, जो नेचुरल एक साइकिल है, कुदरती जो एक है, उसमें रात जो है वो आराम के लिए और सोने के लिए बनाई है। जब वो नहीं होता तो जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं और ब्लड प्रेशर भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो बड़ी वजह हैं वो वही हैं, क्योंकि बहुत, ये मैं खास तौर पे इस वजह से चीज कह रहा हूँ कि आपकी खुराक मुनासिब नहीं है, वजन ज्यादा है, आप उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और उस पर पर्दा डाल देते हैं ये कह के जी मुझे तो आजकल टेंशन बहुत थी ना, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ये सही नहीं है। आपको अपना तर्ज जिंदगी मुनासिब करना चाहिए। और दूसरा, एक जो आपने शुरू में पाकिस्तान के नंबर्स बताए थे, तो उसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 2022 का जो एक सर्वे था पिछले साल का, उसके हिसाब से ये जो हमारे जवान लोगों में, 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तकरीबन हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, यानी हाइपरटेंशन का शिकार है। तकरीबन 45% के करीब नंबर है, इवन गांव में भी और शहरों में भी, यानी कोई खास फर्क नहीं है जहां तक इंसिडेंस का ताल्लुक है। फर्क ये जरूर है कि गांव में, जो रूरल एरिया में, बल्कि गांव तो नहीं कहना चाहिए, वो भी कुछ शहर ही हो गए हैं, गांव जो रूरल एरिया है उनमें लोगों को मालूम नहीं है, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, और उसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशन उनमें ज्यादा होती हैं। तो साउथ एशिया में हमारी एक स्टडी है प्योर के नाम से, तो उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, यानी जो दिल की और शरियानों के मर्ज की वजह से मौत होती है, वो तीनों मुल्कों के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और उसमें जो पाकिस्तान के रूरल एरिया है वो वहां सबसे ज्यादा है। स्ट्रोक जो है, फालिज का नुकसान है, बहुत ज्यादा है हमारे रूरल एरिया में कंपेयर टू हमारे बाकी हिस्सों में, इस वजह से कि ब्लड प्रेशर के बारे में इल्म ही नहीं होता, लोग चेक ही नहीं कराते। और ये आपका सवाल तो नहीं है, कुछ लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये इसलिए जरूर शामिल करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई चीज आपको नुकसान दे रही है और आपको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज नुकसान दे रही है, तो आप उस नुकसान को कैसे रोक सकते हैं? पहला स्टेप जो है वो जानने का, नुकसान को रोकने का, ये है कि आपको मालूम हो कि क्या चीज नुकसान दे रही है। और ये जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसका मकसद भी यही है, पूरी दुनिया में शुरू किया कि ब्लड प्रेशर को चेक तो करें, यानी नापना तो शुरू करें। तो ये 17 मई जो है वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, लेकिन ये पूरा मई का जो महीना है इसको मंथ ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यानी याद कराने के लिए एक ही तरीका है आपको ब्लड प्रेशर का पता करने का कि आपको आले से चेक कराना चाहिए, चाहे आपको कोई तकलीफ नहीं है। सही, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, जैसे हम कहते हैं। बिल्कुल सर, लोग अमूमन कहते हैं कि अगर आपके सर में दर्द है, ये बड़ा कॉमन सवाल है कि आपके अगर सर में दर्द रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर होगा। तो क्या ऐसी कोई बात है, और क्या ये जरूरी है कि सर में दर्द होगा तो ब्लड प्रेशर होगा और लोग चेक करवाएं उस वक्त? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए बार बार हम ये कहा जाता है कि हाइपरटेंशन जो है साइलेंट किलर है, यानी खामोश है। खामोश का मतलब है इसकी कोई अलामत नहीं है। अगर अलामत पूरी दुनिया में सब लोगों को नहीं है, तो हमारे पाकिस्तान में कोई मुख्तलिफ लोग तो नहीं है, हम सेम वही लोग हैं, वही इंसान है, तो इनकी कोई अलामत नहीं होती। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से, बहुत एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर हो जाए तो बाज़ औक़ात सर दर्द कुछ मामूली हो सकता है, लेकिन 150, 160, 180 में आमतौर पे कोई इसमें अलामत नहीं होती और सर दर्द भी इसकी कोई अलामत नहीं है। तो सर दर्द नहीं है तो भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, और सर दर्द है तो भी हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो। एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जो मैं पहले मैंने बीच में हिंट भी दिया था, वक्ती ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। देखिए, बिल्कुल इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल जरूरत है और वो वक्त के साथ बदलता रहता है। अगर मैं
एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर अगर 120-80 ही रहेगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, मेरे नब्ज की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसी तरह मुझे कोई गुस्सा आएगा, मैं एंजाइटी में होऊंगा, तो उस वक्त भी मेरा जैसे लड़ने के लिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उस वक्त वक्ती तौर पे। ये बीमारी नहीं है, ये हाइपरटेंशन नहीं है, ये एक कुदरती रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन का। तो इसी तरह जब आपको सर दर्द होता है तो आप या कोई भी और तकलीफ होती है तो उस तकलीफ के रिस्पांस में वक्ती तौर पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका ब्लड प्रेशर सर दर्द की वजह है। जैसे ही सर दर्द ठीक होगा ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सर दर्द है और उसने चेक कराया और ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसके लिए जरूरी है कि बगैर तकलीफ के, जब सर दर्द ठीक हो गया और भी कोई तकलीफ नहीं है तो ब्लड प्रेशर 2-3 दफे चेक जरूर कराएं। ये गारंटी करने के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर जब आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है तो नॉर्मल रहता है। और नंबर 130 और 80 का, ऊपर वाला 130 नीचे वाला 80 का याद रखना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए ब्लड प्रेशर। सही। सर मुझे बताएं, वाकई ये बड़ी गलत फहमियां हैं लोगों के जहनों में, तो किस पोजीशन में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और कितनी दफ़ा मॉनिटर करें? अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत गुस्सा किया था या मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आया जिस वक्त, तो मुझे लगा कि शायद कोई चक्कर से आ गए या कोई वीकनेस से हो गई, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली, तो किस पोजीशन में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और कितनी दफ़ा मॉनिटर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप वाकई हाइपरटेंसिव हो गए हैं या नहीं? जी, एक तो पहले ये चेक करने के लिए जो पोजीशन है, आप आराम से बैठे हो कुर्सी पे बैठ के, और उसमें बहुत जरूरी एक चीज ये होती है कि आपका जो आला है ब्लड प्रेशर चेक करने का वो दिल के लेवल पे होना चाहिए। यानी उसका जो कॉलम है या वो गोल्ड डायल है या डिजिटल है, और डिजिटल ये भी मैं क्लियर कर दूं कि डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स भी बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है, सारी दुनिया में अब यही इस्तेमाल होता है। सही। तो वो इस लेवल पे होना चाहिए, यानी आपका दिल का ये लेवल है तो इस लेवल पे होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे होता है तो ब्लड प्रेशर में फर्क आ जाता है। तो आप कंफर्टेबली आर्म को रखें एक जगह पे, और यहाँ पे अगर आपने कप बांधा है तो ये आपके लेवल हो गया, और इसी लेवल पे उसका वो आला, मेन आला भी यही होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि ये होना चाहिए। दूसरा बहुत जरूरी है कि उस वक्त चेक करें जब आप बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड हैं। इसको हम सही, जो आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर है उसको चेक करना चाहिए। मॉनिटरिंग कितनी दफे करनी चाहिए? अगर आप जब एक दफे कुछ तकलीफ थी और आपको लगा कि ज्यादा है तो आप रिलैक्स करें, बिल्कुल जब ठीक हो गए, रिलैक्स हो गए तो आपने चेक कर लिया। अगर वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया तो अगले दिन, एक दिन बाद दोबारा एक दफे चेक कर लें। दिन में एक दफे चेक करना मुनासिब है, कोई इससे ज्यादा चेक करने की बहुत जरूरत नहीं, जब तक कोई ऐसी वजह ना हो कि आपके लग रहा हो कि बहुत ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, मॉनिटरिंग जो है यानी नजर रखना उस पर, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन उसके मुतल्लक ऑब्सेशन हो जाना, यानी आप इतना उसके बारे में फिक्रमंद हो गए कि हर वक्त इसी सोच में बैठे हुए हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, वो बजाते खुद एक बीमारी हो जाता है। यानी आपने जहन को उस पर हावी कर लिया। जी, तो इस दिन में एक दफे या 2 दफे ब्लड प्रेशर चेक कर लें। वैसे नॉर्मल लोगों में हम ये कहते हैं कि आप अगर ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और सब बिल्कुल ठीक है तो भी हफ्ते में एक दफे, 2 हफ्ते में एक दफे ब्लड प्रेशर चेक जरूर कर लें। अगेन दोबारा क्यों चेक उसी वक्त करें जब आप बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में। और अगर किसी वजह से कोई परेशानी है कि हमें बार बार चेक करना है तो दिन में 1 दफे या 2 दफे चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है करने की। एक और चीज भी मैं बता दूं, कुछ लोगों में खास तौर पे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जब वो खड़े होते हैं तो उनको कुछ चक्कर महसूस होते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर को चेक करना, अगर खास तौर पे वो दवाइयां भी लेते हैं तो उनको लेट के चेक करना चाहिए और फिर खड़े होके चेक करना चाहिए। जब लेट जाए ब्लड प्रेशर चेक कर लें, फिर सीधा खड़े हो जाएं, पूरा खड़े होके वो भी आला उसी लेवल पे, और उसको दोबारा चेक करें, लेकिन 2 मिनट के लिए खड़े रहें फिर चेक करें, और उसमें देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क है या नहीं। और अगर एक ही दफे आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और आपको लगा कि ये शायद सही नहीं है तो फौरन दोबारा उसको चेक नहीं करें, कम से कम बीच में 1-1.5 मिनट का या 2 मिनट का वक्फा दें ताकि थोड़ा सा वो जो आपके सर्कुलेशन है और वो रेगुलर आ जाए, और फिर एक दफे दोबारा चेक कर लें। पहली और दूसरी रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क आता है तो आप फिर 2 मिनट के बाद एक तीसरी रीडिंग चेक कर सकते हैं, और जो 2 रीडिंग उसमें नजदीक वाली हैं उन दोनों को मिला के उसका एवरेज कर सकते हैं।
सही। सर मुझे बताएं कौन लोग खतरे में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि आपको अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए? हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के मरीज हों, कौन लोग ऐसे हैं किनको हम टारगेट कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि जिन के घरों में माँ बाप में भाई बहनों में ब्लड प्रेशर का मर्ज है, तो उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि 16 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर भी हर साल एक दफे ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी वक्त लगा कि ब्लड प्रेशर, या किसी ने बताया, जैसे आप हॉस्पिटल गए किसी वजह से या कोई अलामत हुई और आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और वो ज्यादा था उस वक्त, तो आपने उसको दोबारा चेक किया जब आप रिलैक्स थे तो वो नॉर्मल था, तो फिर भी उसके बाद आपको हर 2 से तीसरे महीने 6 महीने में चेक कर लेना चाहिए। जिन लोगों को शुगर का मर्ज होता है उनमें अगर ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है तो फिर उसमें नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से उनको जरा ज्यादा रेगुलरली चेक करना चाहिए। यानी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो हर 6 महीने में एक दफे चेक कर लें, 3 महीने में एक दफे चेक कर लें। अगर कुछ थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है तो फिर उसको वेरीफाई करना चाहिए, यानी 2-3 दफे अगले 1-2 हफ्ते में चेक करके उसको कंफर्म कर लें कि वो रीडिंग सही थी या वक्ती तौर पे कुछ उसमें रद्द-बदल था। तो ऐसे लोगों में, जिन लोगों में गुर्दा मुतासर हुआ है थोड़ा सा भी, उनमें बहुत अहम है कि ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रहे। तो शुगर के मरीजों में और जिनमें गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, ऑलरेडी मुतासर है, उनमें 130/80 का नंबर नहीं है, उसमें 120 और 80 का नंबर है। यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से कम रहना चाहिए, नीचे वाला 80 से कम रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होना, 100 होना, 110 होना, इवन 90 भी होना, कोई ऐसे बड़े नुकसान वाली बात नहीं है। लोग इससे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, दवाई छोड़ देते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। कम ब्लड प्रेशर होना अच्छी बात है, यानी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 70-80 हो रहा है, लेकिन लेकिन 90, 100, 110, यानी 100 और 110 ब्लड प्रेशर होना कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। कम ब्लड प्रेशर का मसला सिर्फ तब होना चाहिए जब आपको या तो खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि लेट के और खड़े होके ब्लड प्रेशर चेक करें, और खड़े होने में ब्लड प्रेशर खास बहुत गिर जाता है तो उसमें हमें फिर फौरी तौर पे कुछ देखने की जरूरत होती है। या आपको किसी वजह से बहुत ज्यादा पसीना आया, या बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, या कहीं खून बह गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो वहां हमें ब्लड प्रेशर को कम ब्लड प्रेशर के लिए इलाज की जरूरत होती है। वरना ये 90, 100, 110 वाला ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कोई ऐसी परेशानी की बात आमतौर पे नहीं होती। सही। सर जैसे आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट या वो लोग जो जिनके घरों में ब्लड प्रेशर का मर्ज है, माँ बाप में या फैमिली में, मोटापे का जो लोग शिकार है, खासतौर पे हमने देखा है पाकिस्तान में भी सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब पेट के जो बीच का हिस्सा है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो क्या वो लोग रिस्क पर हैं? जी बिल्कुल है। मैं तो ये पहले ही आपसे ये कहा ना कि ब्लड प्रेशर को से बचने का तरीका यही है कि अपना वजन सही रखें। और वजन में आपने बिल्कुल सही कहा ये चीज के एक तो ओवरऑल वजन का ज्यादा होना है, लेकिन हमारे लोगों में वजन ज्यादा होने से ज्यादा पेट की पैमाइश ज्यादा होना जो ज्यादा परेशानी की बात है। तो लाइटर नोट पे, जैसे ये वजन ज्यादा मोटापा कहते हैं उसको, तो इसका मैं सोचा था कि क्या नाम दे सकते हैं, तो ये जो ट्रंकल ओबेसिटी इसको कहते हैं, यानी यहाँ पे ये जो तोंद निकली होती है, इसको हम पिटापा कह सकते हैं, क्योंकि पेट से वो लफ्ज बन जाता है। तो ये जो नंबर है उसमें 36 इंच है मर्दों के लिए और 32 इंच है खवातीन के लिए हमारे लोगों में, कि इससे ज्यादा जो है कमर की यानी पेट की पैमाइश नहीं होनी चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा है जिन लोगों में, तो यकीनन उनमें डायबिटीज होने का खतरा भी ज्यादा होता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो उनको मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ नापते रहने से नुकसान खत्म नहीं होगा जब तक उसको ठीक करने का इंतजाम नहीं करेंगे। और ठीक करने का इंतजाम यही है कि यहाँ से चर्बी को निकालें। कैसे निकालेंगे? खुराक सही करें और ज्यादा से ज्यादा चलें फिरें। चलना फिरना इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही चलने फिरने के लिए। अगर हम उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे और उठा रहे हैं। सही। सर ग़िज़ा के बारे में आप जैसे बता रहे हैं, तो कौन सी ग़िज़ा मुनासिब है कि इंसान को एक दिन में कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए, और वॉक
और वर्जिश। जी, अगर कोई वॉक कर रहा है तो क्या उसको वर्जिश की भी जरूरत है और कितना टाइम उसको चाहिए? जी, वॉक और वर्जिश तो एक ही बात है। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्जिश जैसे वो खड़े होके या जिम में जाके वर्जिश करना है, वो बहुत जरूरी नहीं। ऑल्दो आइडियली जो यानी सबसे बेहतर समझा जाता है कि अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा वर्जिश करते हैं तो उसमें से 2/3 वक्त जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिसमें पूरा जिस्म हरकत करता है। यानी आप ट्रेडमिल पे वॉक करें या साइकिल करें या उस पे या दौड़ें भागें। और 1/3 टाइम जो है वो आपको जो लाइट वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उसको कहते हैं, जिसमें आप बैठे बैठे आप मूव करते हैं ताकि वो मसल्स की बिल्डिंग के लिए। तो ये आइडियल चीज है। लेकिन एक्सरसाइज, चलना फिरना, वर्जिश वो बहुत जरूरी है और 2 तरह से वो एक्टिविटी होनी चाहिए। नंबर 1, पूरे अपने रोज के रूटीन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें चलना फिरना, जो 10,000 स्टेप्स कहते हैं कि करने चाहिए। जो लोग मॉनिटर करते हैं वो देख सकते हैं। और उसमें हर 1 घंटे में कहते हैं कम से कम जब आप जाग रहे हैं तो उस हर 1 घंटे में 10 मिनट तक आपको कुछ चलना फिरना जरूर चाहिए। उसके अलावा हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटा आपको मॉडरेट यानी अच्छा ऐसी ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, रीजनेबल पेस पे वॉक करनी चाहिए। यानी आप आधे घंटे में 2-2.5 किलोमीटर अगर कवर करें तो ये अच्छी वॉक है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। खुराक में जहां तक तलक है, पहले ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सही। हमारे यहाँ पे नमक का इस्तेमाल जो रिकमेंडेड नमक है उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा है, तो उसको कम करना चाहिए। तो ऊपर से नमक नहीं डालें, पकाने में नमक कम रखें। उसके अलावा जो निशास्ते वाली चीजें हैं, खासतौर पे जो रिफाइंड चीजें होती हैं, मैदे वाली चीजें, और इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। चिकनाई का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फल इस्तेमाल करनी चाहिए। एक वक्त के खाने में अगर 1 प्लेट खाने की हो तो आधी प्लेट जो है वो सब्जियों की होनी चाहिए। आधी प्लेट में लीन प्रोटीन, यानी अगर आप गोश्त या बीन्स हैं बगैर चिकनाई के, उसमें यानी चर्बी निकाली हो। और आधा 1/4 जो हिस्सा है वो जो नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, निशास्ते वाली चीजें जिनमें से जो भूसी है वो निकाली ना हो, वो होनी चाहिए। और ऑयल के इस्तेमाल में 1 लीटर ऑयल एक शख्स के लिए 1 महीने में काफी है। काफी नहीं है, इससे कम होना चाहिए। यानी ये हायर, यानी सबसे ज्यादा इतना इस्तेमाल करना चाहिए। सही। और हमारे यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 लीटर 1 महीने में कोई इस्तेमाल कर लेगा। हमारा जैसे 3 से 5 गुना ज्यादा इस्तेमाल है ऑयल का हमारे मुल्क में आमतौर पे जनरली। सर, फास्ट फूड के बारे में क्या कहेंगे? ये जो हर गली के कोने पे हम देखते हैं फास्ट फूड खुला हुआ है और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड की दुकानों में इजाफा होता जा रहा है, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट की जो डिजीज में इजाफा हुआ है वो एक फैक्टर हो सकता है कि लोग बेतहाशा फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप मेरा ख्याल फास्ट को जो है ना इस तरह इस्तेमाल कर, अगर आप जल्दी बीमारी चाहते हैं और जल्दी मरना चाहते हैं तो फास्ट फूड उसका बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक कभी साल में एक दफे, 6 महीने में एक दफे कुछ आपने वैसा ले लिया कोई चीज तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हर हफ्ते, हर रोज बार बार उसका इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो हमारी प्रोसेस्ड फूड है और फास्ट फूड है, बहुत बड़ी वजह है इन सब बीमारियों की जो आजकल हम देख रहे हैं और इससे हम सफर कर रहे हैं। सही। सर, मुझे बताएंगे ग़िज़ा की जैसे हमने बात करी, जैसे बच्चे हैं वो भी फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्कूलों में बहुत ज़्यादा आप देखा है कि फास्ट फूड का इस्तेमाल हो रहा है। शुरू से ग़िज़ा बच्चों को क्या देनी चाहिए कि वो, ख़ास तौर पे जो अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव, ये बहुत ज़्यादा मर्ज बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने बच्चों को, ये जो माशरे का बाद में हिस्सा होंगे और तो उनको किस तरह बचा सकते हैं? शुरू से बच्चों को सही आदत डालनी चाहिए और सही आदत तभी डल सकती है जब खुद भी सही आदत हो। हम खुद कुछ और करें और बच्चों को कुछ और कहते रहें तो वो नहीं करेंगे। तो हमें मिलके ये चीज करनी चाहिए माँ बाप को। और आई थिंक 2-3 चीजें जो मैं आपका खास तौर पे इसमें करूँ, बच्चों को उससे बचाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड,
नंबर 1। तो इसमें ये जो मीट, प्रोसेस्ड मीट और सब चीज़ें आ जाती हैं, जो आसानी हो जाती है लेकिन उसमें नुकसान बहुत है। नंबर 2 जो हमारी फास्ट फूड है, जो आपने, तीसरा शुगर वाले ड्रिंक्स जो हैं, जो ये जितने भी हमारे जो आते हैं, हमारे इवन जो पाकिस्तान में इस वक्त फ्रूट जूसेस के नाम से आते हैं, वो बेसिकली फ्रूट जूसेस नहीं है, कोई भी प्योर फ्रूट जूसेस नहीं है, वो ज्यादातर शुगरी ड्रिंक्स हैं, उसमें एडिड शुगर होती है। तो एडिड शुगर वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो फिजी हों चाहे नॉन फिजी हों, उनसे परहेज करनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो बच्चों को हमें शुरू से आदत डालनी चाहिए। फल खाएं, सब्जी खाएं, गोश्त, ये दूध, ये बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके में उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। नाजरीन, जैसा कि सर ने हमें बताया, डॉक्टर खावर काज़मी से हमारी बात हुई कि जो प्रोसेस फूड है और फास्ट फूड, सर का कहना यह था कि फास्ट फूड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम बहुत फास्टली बीमारियों को हम अपने पास जहमत भी दे रहे हैं और मौत को भी बहुत जल्दी हम अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि हम फास्ट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और वो इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो बेतहाशा ऑयल इस्तेमाल होता है। और अगर हम गैर मेयारी ऑयल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे जिस्म में ना सिर्फ बीमारियां पैदा करेगा बल्कि मोटापे का भी बाइस बनेगा। और मोटापा ही ऐसा मर्ज है जो ना सिर्फ ज़ायबिटीज़, हाइपरटेंसिव और दिल के अमराज भी पैदा होता है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।